नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी रेगो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोगों का एक नया प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है और वो शुरू हो रहा है जीके और जीएस का। विश्वास मानिए, हम केवल आपसे 20 सेकेंड शुरू के बात करेंगे, फिर हम लोग प्रश्नों में चलेंगे। विश्वास मानिए कि आपने यदि इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन किया और जब आपका एग्जाम जब भी होगा, जुलाई लास्ट में हो, अगस्त में हो, जब भी आपका एग्जाम पड़ेगा, आपकी परीक्षा में जीएस के जो 37 से 38 प्रश्न आते हैं, इन 37 से 38 प्रश्नों में आपके कम से कम 12 से 15 प्रश्न इस क्लास से टकराएंगे। 12 से 15 प्रश्न जो हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेशन से टकराएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब यहां से एक कंफ्यूजन दूर होगा और एक प्रश्न और मिलेगा। क्या दूर होगा कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये दूर होगा कि आपको इस प्रश्न का जवाब पता है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, लेकिन अब वो उसने पूरी शब्दावली लिख दी है और इसी को अगर हम यहां पे लिख दें नीति आयोग, क्या लिख दें? नीति आयोग। तो नीति आयोग का प्रधान सभापति कौन होता है? वही पीएम होते हैं। नीति आयोग के प्रधान पीएम क्या होते हैं? नीति आयोग के प्रधान सभापति, और यही अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। और मैं आता है प्रधानमंत्री। अब यहां से एक तो ये याद रखना है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ही क्या है? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। और ये जो नीति आयोग लिखा है, ये नीति आयोग लिखा है इंग्लिश का देवनागरी नीति। अब कभी कभी आपसे पूछता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म में आपको लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ से दो प्रश्न मिले, एक कंफ्यूजन दूर हुआ। कंफ्यूजन क्या दूर हुआ? कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का हिंदी रूप है। और ये आपको तो प्रश्न पता ही था कि योजना आयोग का नाम बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का नाम बदल के 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं को बदल दिया गया। 12वीं चल रही थी और उसके तहत क्या आ गई? नीति आयोग आ गया। ठीक, अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? उसी के पास होगा जो इनकी नियुक्ति देता है, जो इनका सिलेक्शन करता है। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। डी नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? कौन सा? तो ये किसका, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश ये किस पे है? तो ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे है। नीति निर्देशक तत्व कहां से है? 36 से 51 तक। तो देखो 55 तो खारिज, 53 भी खारिज। ठीक, अब बचा कौन? 51। 51 में क्या है? 51 में अंतरराष्ट्रीय या विदेशों से या बाहर देशों से संबंध कैसे होंगे, उसका उल्लेख है 51 में। तो बचा कौन? 49। 49 में क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, संस्थाएं, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। तो डी नंबर करेक्ट आंसर। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में कहाँ की गई? तो राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई 1831 में, तो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में की गई। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान है भूगृत की एक प्रणाली है। एक रिक्त स्थान कोई प्रणाली है जो भूगृत की एक प्रणाली यानी भूमि को अधिग्रहण करने की प्रणाली है, जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त। यहाँ से एक प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। तो क्या है स्थायी बंदोबस्त? तो स्थायी बंदोबस्त दोस्तों एक जमींदारी प्रणाली है। स्थायी बंदोबस्त एक क्या थी? जमींदारी प्रणाली थी। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त को एक और नाम से जाना जाता है और नाम याद रखना है, एक या नाम है इस्तमदारी। इस्तमदारी ये किसका है? स्थायी बंदोबस्त का ही नाम है, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि जमींदारी प्रणाली है, और इसी का एक नाम मिलता है इस्म मरारी। ये भी किसका नाम है? स्थायी बंदोबस्त का। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? तो किसमें हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों कब हुआ था? तो 1978 में होता। सरकार किसकी थी उस समय? तो मोरारजी देसाई की, गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार थी। कब? 1978 में। क्या कहाँ रखा गया? तो 300 का में रखा गया, और क्या बना दिया गया? कानूनी या विधि का अधिकार। पहले कहाँ था? तो पहले दोस्तों था 31 नंबर, अनुच्छेद 31 में था। अगले प्रश्न पे चलो हम लोग। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो देखो 1757 में, 22 जून 1757 को लड़ा गया था। कौन? प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में। कब लड़ा गया? तो 23 अक्टूबर 1764। ठीक, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? यानी रबी फसल बतानी है तो रबी फसल में कौन कौन आ जाएंगी? तो देखो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। गेहूं और जौ ये कैसी फसलें हैं दोस्तों? तो गेहूं और जौ को रबी फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, अर्थात सी नंबर इज करेक्ट आंसर। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 61 से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो दोस्तों संविधान संशोधन था 61वां। कौन सा था? 61वां था। और आपको ये बताना होगा कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। ठीक, तो याद रखना है ये हुआ था 1989। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित माना जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित माना जाता है अनुच्छेद 202। अगला प्रश्न, कंप्यूटर माउस का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार करने वाला है डगलस, अर्थात डगलस एंजेल बर्ड। डगलस याद रखोगे, माउस डगलस। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि मानी जाती है वो मानी जाती है यकृत। और यकृत में पूरे शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन तेज कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं मतलब IAS, IPS, FAS, ठीक, IFS, IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इनसे कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग ये नंबर याद रखना है, भाग ये संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नाम याद रखना है सर सैयद अहमद खां। इन्हें सर की उपाधि मिली थी। और कौन था? सर सैयद अहमद खां थे। अगला प्रश्न है, भारत में बाल लिंग अनुपात को रिक्त स्थान आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 0 से 6 वर्ष के बीच में परिभाषित किया गया है।
अगले प्रश्न पे चले हम लोग। CERT का पूर्ण रूप क्या है? जैसे हमने कहा था कि NIT यानी नीति, नीति का पूर्ण रूप क्या था, ऐसे उसने पूछ रखा है। CERT का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है डी नंबर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अगला प्रश्न, वेट्स, वेट्स घास के मैदान है, और ये घास के मैदान कैसे हैं? समशीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, तो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका यानी सी नंबर। ऑस्ट्रेलिया में कौन से पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स, घास के मैदान को क्या कहता है? डाउन्स। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो राधा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा निवारक अधिनियम बना। सती प्रथा निवारक अधिनियम बना किसके समय? तो इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे हम लोग चले। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? ये महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न, ठीक है। तो कहाँ पे की? तो चंपारण। कहाँ पे की? चंपारण में। कब की? तो गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कौन माना जाता है? तो चंपारण आंदोलन माना जाता है। चंपारण में किसका विरोध करने के लिए? तो नील की खेती, नील खेती का। ये नील खेती किस प्रणाली पे आधारित थी? तो तिनकतिया पद्धति, तिनकतिया पद्धति। अगला प्रश्न, एक प्रश्न यहीं पे ये याद रखना है कि चंपारण ले जाने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? तो याद रखना है राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को कहां ले गए? चंपारण ले गए। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त को रेगिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। यही राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर याद रखना है राज्य के राज्यपाल द्वारा। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त या केंद्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही क्योंकि वह संघ का प्रमुख है, ऐसे राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति, स्मृति यानी याददाश्त, याददाश्त यानी स्मृति लोप नामक रोग हो जाता है? तो उस रोग का नाम, उस बीमारी का नाम बताना है जिसके कारण से ये रोग हो जाता है। ठीक, तो बीमारी का नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर के कारण व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। अगला प्रश्न, समाजवादी शब्द पद पद किस वर्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए? समाजवादी, अखंडता, एकता, ये जैसे शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1976 में किया गया। किस समिति की अनुशंसा में किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अध्यक्षता पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। ठीक है, कौन से शब्द? 3 नए शब्द थे। एक याद रखना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता। ये तीनों शब्द, एकता व अखंडता, एकता व अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला राजस्थान से थे। पालकीवाला ने रेगिस्तान को संविधान का पहचान पत्र कहा है। तो संविधान के पहचान पर प्रस्तावना को कहा है। इसको प्रस्तावना को, और इसको क्या कहा जाता है? उद्देशिका, उद्देशिका। तो कौन सा सही माना जाएगा? प्रियम्बल अर्थात डी नंबर।
अगला प्रश्न, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपर रूप। ये किसके? कार्बन के अपर रूप है। ठीक, यानी हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित निम्न शामिल है। तो प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की संख्या दोस्तों होती है 30। सदस्यों की संख्या होती है 30। और इसमें क्या होता है? केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, अर्थात ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निदेशक तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 48A। कौन जोड़ा गया? 48A जोड़ा गया। और जब 48A जोड़ा गया तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों होता है लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। अगला, रिक्त स्थान के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए राज्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा, अर्थात आर्टिकल नंबर 350A। आर्टिकल नंबर 350A। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक यानी राष्ट्रीयकरण, पंचायत राज का मतलब है, नियमावली किस वर्ष स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज वाली बात कह रहा है तो याद रखना 1994 में, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा मिला। और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लागू कब से किया गया उत्तर प्रदेश में? तो 94 से। अगला प्रश्न, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक, ये अपना स्थित है बरेली में। डी नंबर कहाँ स्थित है दोस्तों? बरेली में स्थित है। अगले प्रश्न में बात करें हम लोग, किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी? तो आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी केरल विधानसभा चुनाव में। इसमें पेश की गई थी केरल विधानसभा चुनाव में। कब पेश की गई थी? तो 1960 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपात की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, अर्थात ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे? तो अद्वैतवाद के संस्थापक दोस्तों माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। कौन माना जाता है? आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं। अगले प्रश्न में चले हम लोग, किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? किसके पास है? तो ये है भारत के प्रधान राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास, अर्थात 3 नंबर। किसके पास भारतीय संविधान? वही प्रश्न रिपीट हुआ। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? उस रोग का नाम बताना है जो रोग पेचिश से संबंधित है। ठीक, तो देखो क्या कौन सा संबंधित है? अमीबिया किससे संबंधित है? अमीबिया हड्डियों से संबंधित है। ठीक है, स्कर्वी त्वचा से संबंधित है। नेक्टोलोपिया आंखों से संबंधित हो जाता है। ठीक है, कौन सा पेचिश से संबंधित है? यानी अमीबाइसिस, पेचिश अमीबाइसिस। ए नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र है? तो वो याद रखना, राज्य गुजरात के पास है। 3 नंबर। देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आप देश से बाहर भी जा सकते हो
आप देश में वापस भी आ सकते हो, यानी विदेश की यात्रा कर सकते हो। ये किसमें संबंधित है? तो ये संबंधित है, मेनका गांधी वाद आया था और उस वाद में अनुच्छेद 21 का उल्लेख किया गया था। तो ए नंबर इसका करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी याद रखना है, कौन सी है दोस्तों? तो कैनबरा। कौन है? कैनबरा। अगले प्रश्न पे चले। ए नंबर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? तो वो था इल्बर्ट बिल। कौन सा था? इल्बर्ट बिल। अगला था, जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, तो राज्य विधायिका की बात कर रहे हैं, तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति सौंप सकती है। किसको सौंपती है? भारत के राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, भारत के प्रधानमंत्री को, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को। तो जब विधायिका खत्म हो गई, तो मुख्यमंत्री का तो रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया, मुख्यमंत्री तो बना भी नहीं सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी राज्य में हस्तक्षेप कर नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही किसी पार्टी का होता है। पता लगा वहां किसी अन्य की पार्टी है, कोई मतलब नहीं। राज्यपाल भी, जब विधायिका खत्म हो गई तो राज्यपाल का भी कोई मतलब न रह गया। भारत के राष्ट्रपति, किसके पास शक्ति रहती है? भारत के राष्ट्रपति, अर्थात ए नंबर आंसर सही है। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का ये अपना अंतिम प्रश्न होगा। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि पॉलिटी से या साइंस से इसमें प्रश्न ज्यादा है। इस बार आपकी जो परीक्षा है वो कई शिफ्टों में होनी है। कई शिफ्टों का तात्पर्य यही निकल के आता है कि हर शिफ्ट में किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा जोर दिया जाएगा, दो सब्जेक्ट में ज्यादा जोर दिया जाएगा। जब परीक्षाएं कम शिफ्टों में होती हैं तो पूरे टॉपिकों से, पूरे सब्जेक्टों से बनाने का प्रश्न होता है उन्हीं पेपरों में। लेकिन जब ज्यादा शिफ्ट होती हैं तो एक एक, किसी में पॉलिटी को टारगेट कर लिया, किसी में उसने जियोग्राफी को टारगेट कर लेगा, किसी में वो हिस्ट्री को टारगेट कर लेगा। ठीक, तो आपको ये बातें थोड़ी समझनी होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आंत ज्वर रोग यानी टाइफाइड का कारण बनता है? तो याद रखना है, जीवाणु, बैक्टीरिया टाइफाइड का कारण बनता है। ठीक, यही पे बात कर देंगे कि टाइफाइड के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है। तो उस जीवाणु का नाम याद रखना है। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? जीवाणु है, जो किसका कार्य करता है? टाइफाइड बनाने में सहायक होता है, कारण बनता है। तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बेहतर से बेहतर प्रश्नों को, आज ये अपनी पहली क्लास थी, हो सकता है कि इस क्लास को हमने थोड़ा सा स्पीड में किया है। अगली क्लास में जब भी आएंगे तो विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, और आपको ये क्लास जिस टाइमिंग में दी जाएगी उसी टाइमिंग में आपको बाकी सारी क्लासें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी इस जीएस सेशन की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए।